आदाब नाजरीन, पल न्यूज से मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम। आज 27 नवंबर है। वादे के मुताबिक सुबह 6 बजे 14 बड़ी खबरें लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूं, जहां हम बात करेंगे जंग को लेकर के खलबली मची हुई है अमेरिका में, और किस तरीके से रशिया यूक्रेन का तशद्दुद और तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ गजा में हो रहा है, क्या कुछ लेबनान में हो रहा है, और क्या कुछ इजराइल में हो रहा है, कैसे उथल पुथल मची हुई है, ये तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के सामने रखूंगा। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर ਕੀਤੇ ਨੇ, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, चाहे होर जांच के अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। वहीं सबसे पहले नजर डालते हैं सबसे पहली खबर पर। स्पेन में फिलिस्तीनी नस्लकुशी रोको, इजराइल से हर रिश्ता खत्म करने की मांग। आज की बड़ी खबर स्पेन से है, जहां हजारों लोगों ने इजराइल के साथ हथियारों की डील और संबंधों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन फिलिस्तीन में नस्लकुशी रोको, इजराइल के साथ हथियारों के व्यापार और संबंध खत्म करो के नारे के तहत हो रहे हैं। यह मुहिम सिविल सोसाइटी नेटवर्क फॉर दी सॉलिडरिटी अगेंस्ट दी ऑक्यूपेशंस ऑफ फिलिस्तीन यानी के नेतृत्व में चलाई जा रही है, और इस सप्ताह के अंत तक 40 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन किए जाएंगे, जिनमें मैड्रिड, बॉस्लिन, सेविलिन, ग्रोनोड जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। उनकी प्रवक्ता एना सांचेज ने कहा कि हम इजराइल के साथ हथियार के व्यापार को रोकने के लिए अपनी कार्रवाई को तेज कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों से स्पेन में हजारों लोग इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अब सरकार से हर तरह के राजनयिक, आर्थिक और सैन्य संबंध खत्म करने की मांग कर रहे हैं। एना सांचेस ने कहा कि सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि इजराइल पर हथियार की पाबंदी लगाई जाए और मौजूदा लाइसेंस रद्द किए जाए। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईंधन की बेहतर सप्लाई से ईरान में हालिया बिजली संकट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तावनीर प्रमुख मुस्तफा ने ऐलान किया है कि फिलहाल आवासीय इलाकों में बिजली कटौती लागू नहीं की जा रही है। यह घोषणा तेहरान और अन्य बड़े शहरों में 16 दिनों तक चलने वाले रेलिंग ब्लैकआउट के बाद आई है, जो ठंड के महीनों में गैस आपूर्ति के असंतुलित को लेकर एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। सरकार ने इस दौरान पावर प्लांट्स में मौजूद के इस्तेमाल करने से परहेज किया है, जो वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। मुस्तफा रजबी ने बताया कि हाल के दिनों में पावर प्लांट्स के ईंधन 3% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि इस समय ईंधन को पर्याप्त आपूर्ति के साथ पावर प्लांट और नेशनल ग्रिड की क्षमता उपयुक्त जरूरतों से अधिक है। उन्होंने यह भी बताया कि ईरान फिलहाल पावर प्लांट्स के मेंटेनेंस सीजन पे 2025 की गर्मियों में बढ़ाने वाली बिजली की मांग कर रहा है। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान के दौरान एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर वे फिर से राष्ट्रपति चुने गए तो वे अपने पहले दिन यानी 20 जनवरी को एक कार्यकारी आदेश पर दस्तखत करेंगे, जिसके तहत मैक्सिको और कनाडा से आयात होने वाले सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, 20 जनवरी को मेरे पहले कार्यकारी आदेशों में से एक के तहत मैं सभी जरूरी दस्तावेजों पर दस्तखत करूंगा ताकि मैक्सिको और कनाडा से आने वाले हर प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ लगाया जा सके, साथ ही इस खुली सीमा नीति को बंद किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि ये टैरिफ तब तक लागू रहेंगे जब तक मैक्सिको और कनाडा फेंटलिन जैसे ड्रग्स और अवैध प्रवासियों की समस्या को सुलझाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाते। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूक्रेन में सैनिक नहीं भेजेगा ब्रिटेन।
कि विदेश सचिव डेविड ने एक इंटरव्यू में साफ कह दिया है कि यूनाइटेड किंगडम की यूक्रेन में सैनिक भेजने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि यूके यूक्रेन को खासकर ट्रेनिंग में समर्थन देता रहेगा, लेकिन ब्रिटेन की लंबे समय से यह नीति रही है कि वे अपने सैनिकों को जमीनी लड़ाई में शामिल नहीं करेगा। डेविड लैमी ने कहा कि हम यूके के सैनिकों को यूक्रेन में नहीं भेज रहे हैं। उन्होंने उन चिंताओं को भी खारिज कर दिया है कि क्या ब्रिटेन निजी कंपनियों या शांति रक्षक दलों का उपयोग कर सकता है अगर यूक्रेन में संघर्ष विराम होता है। और लैमी ने दावा किया है कि रूस शांति वार्ता में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है और इसी वजह से लंदन कीव को सैन्य प्रावधान करता रहेगा ताकि वे संघर्ष जारी रख सके। यह बयान यूक्रेन में ब्रिटेन की भूमिका और उसकी रणनीतिक प्राथमिकताओं पर स्पष्टता प्रदान करता है, लेकिन यह भी दिखाता है कि युद्ध की स्थितियों में किसी ठोस समाधान में संभावना अब भी दूर है। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आलोचनाओं से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू परेशान हैं। नेतन्याहू ने उत्तरी सीमा पर संभावित संघर्ष विराम समझौते को लेकर अपनी ही गठबंधन सरकार और पार्टी के भीतर आलोचनाओं पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। इजराइल हायुम अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू अपने सहयोगियों और लिकुड पार्टी के समर्थकों के बीच बढ़ती असहमति से परेशान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेतन्याहू ने इस मुद्दे पर विपक्ष से बातचीत शुरू करने की योजना बनाई है। उन्होंने मंत्री चिकली से चर्चा करने की बात कही है, जिन्होंने इस समझौते की आलोचना करते हुए एक बयान जारी किया था। इस बीच पुलिस मंत्री इतमार बिन गिविर ने भी इस समझौते का विरोध किया है। उन्होंने आर्मी रेडियो पर कहा है कि वे इस प्रस्ताव के खिलाफ कैबिनेट में वोट करेंगे। हालांकि उन्होंने गजा समझौते पर पहले ही दी गई धमकी की तरह इस्तीफे की बात नहीं की है। यह स्थिति इजराइल की राजनीति में दरार और असहमति को उजागर करती है, जहां संघर्ष विराम जैसे अहम मुद्दों पर भी एक मत होना मुश्किल हो रहा है। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अल्तनफ में अमेरिकी सैन्य अड्डा मिलिट्री फैक्ट्री बनाई जा रही है। रूस की विदेश खुफिया सेवा SVR के निदेशक सरगोई नरगिशिन ने मंगलवार को एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि सीरिया में स्थित अल्तनफ का अमेरिकी सैन्य अड्डा पश्चिम नियंत्रण में आतंकवादियों की तैयारी करने के लिए एक फैक्ट्री बना चुका है। मॉस्को के राष्ट्रमंडल स्वतंत्र की सुरक्षा पर खुफिया एजेंसियों के प्रमुख की बैठक में नोरिश्किन ने कहा कि CIA ब्रिटिश खुफिया एजेंसियां पोस्ट सोवियत राज्यों में तख्ता पलट के लिए पैरामिलिट्री स्ट्रक्चर बनाने में जुटी हुई है। यह हमारे खुफिया विभागों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिकी और यूरोपीय खुफिया एजेंसियां SIS देशों में राष्ट्रीय दलों को लगातार संपर्क में है। वहीं आप सातवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अस्थिरता की सबसे बड़ी वजह ईरान के सीनियर राजनयिक और उप विदेश मंत्री मजीद तख्ते ने जायोनी हुकूमत के क्षेत्र में स्थिरता और तनाव का मुख्य कारण बताया। उन्होंने यह बयान तेहरान में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के महासचिव डोमकिंच के साथ बैठक में किया। खांची ने कहा कि गजा और लेबनान में जायोनी हुकूमत के अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के चलते इस क्षेत्र में असुरक्षा का सबसे बड़ा स्रोत माना जा रहा है। उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा, खासकर समुद्री क्षेत्रों में बढ़ती चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि अस्थिरता की जड़ों को समझने और उसे दूर करने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने ईरान के शिपिंग सेक्टर पर यूरोपीय संघ और ब्रिटेन द्वारा लगाए गए हालिया प्रतिबंधों की आलोचना की। उन्होंने इन प्रतिबंधों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और IMO कन्वेंशन का उल्लंघन करार दिया। यह बयान क्षेत्रीय राजनीति में गहराते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर ईरान के रुख को स्पष्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आप आठवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलिस्तीन में पिछले आधे घंटे से ज्यादा समय तक सायरन बजने से दहशत का माहौल बन गया है। खबरों के मुताबिक लेबनान से ड्रोन घुसपैठ की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें
हाइफा तक खतरा पहुंच गया है। इजरायली मीडिया ने जानकारी दी है कि एक ड्रोन ने नहारिया में हमला किया, जिसमें गंभीर घायल होने की खबरें हैं। वहीं हाइफा में एक ड्रोन हमले के वीडियो भी सामने आए, जिसमें रेजिस्टेंस ड्रोन के असर को देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि इजरायली हवाई रक्षा प्रणाली इन ड्रोन को रोकने में नाकाम रही है। सायरन के लगातार गूंजने और खबरों से क्षेत्र में हालत और भी तनावपूर्ण हो गए हैं। वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां इजरायली कब्जे के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 10 अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली अस्पतालों में भर्ती घायलों की कुल संख्या 22,723 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 25 नए घायलों को अस्पताल लाया गया है। इनमें से 20 घायल को उत्तरी इलाकों से भर्ती किया गया है, जिनमें 17 नहारिया अस्पताल और 3 सफद अस्पताल जाव हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजे गए हैं। इजरायली मीडिया ने चिव मेडिकल सेंटर के हवाले से बताया कि लेबनान में ग्राउंड इंक्रिप्शन की शुरुआत से अब तक 785 घायलों का इलाज किया जा चुका है, जिनमें 716 सैनिक और 69 नागरिक शामिल थे। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 12 घायलों को कल और 13 घायलों को आज सुबह तक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिजबुल्लाह सांसद का बड़ा बयान। बेरूत में इजरायली हवाई हमलों के बीच हिजबुल्लाह सांसद अमीन शेरी ने इजरायल के दावों को खारिज करते हुए कहा कि जिन इलाकों को निशाना बनाया गया है वहां हिजबुल्लाह का कोई भी सुविधा मौजूद नहीं थी। बेरूत के केंद्रीय सहित लेबनान के कई हिस्सों में इजरायली द्वारा तेज कर दिए गए हैं। इन हमलों ने राजधानी के नागरिक इलाकों में दहशत फैला दी है। नागरिकों के बीच भय का माहौल पैदा हो गया है, क्योंकि ये हमले लगातार जारी हैं। इजरायल द्वारा हमलों में हाइफा और इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव और गंभीर स्थिति को दर्शाता है। हिजबुल्लाह के बयान ने इजरायली दावों पर सवाल खड़े करते हुए कहा, जिससे यह संघर्ष और जटिल होता जा रहा है। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायल में नाराजगी। जी हां, उत्तरी इलाकों के निवासी चिंतित हैं। इजरायल के अंदर लेबनान के साथ संभावित संघर्ष विराम समझौते को लेकर गुस्सा और नाराजगी तेज हो रही है, खासतौर पर उत्तरी इलाकों के निवासियों के बीच। मटुला काउंसिल के प्रमुख डेविड अजलुई ने कहा कि मैं निवासियों को उत्तरी सीमा पर वापस लौटने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे उत्तर छोड़कर तेल अवीव में बस जाएं। उन्होंने नाराजगी भरे लहजे में कहा, इजरायल को उत्तर का त्याग कर देना चाहिए। इसी तरह मर्गलियोट काउंसिल के प्रमुख एतान डेविड ने समझौते को उत्तरी इलाकों के निवासियों के खिलाफ एक अपराध करार दिया। वहीं क्रियात शुमोना नगर पालिका के प्रवक्ता डोरेन शिनबर ने सरकार के वादों को झूठा बताते हुए कहा कि हम सरकार और प्रधानमंत्री द्वारा किए गए उस वादे की मांग करते हैं जो पूर्ण विजय का था, न कि किसी आत्मसमर्पण समझौते का। क्रियात शुमोना के निवासी डुडू सेंट्रोल ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को संदेश भेजते हुए कहा कि बिना सुरक्षा और शांति के हम वापस नहीं लौटेंगे। वहीं आप 12वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिजबुल्लाह के हमलों से उत्तरी फलस्तीन में तनाव है। 24 घंटे में कई सफल ऑपरेशन किए गए हैं। लेबनान में संघर्ष विराम समझौते की चर्चा के बीच हिजबुल्लाह ने उत्तरी कब्जा फलस्तीन में इजरायली बलों पर अपने दबावपूर्ण हमलों को जारी रखा है। बीते 24 घंटों में हिजबुल्लाह ने कई सटीक और प्रभावशाली ऑपरेशंस को अंजाम दिया, जिनमें मिसाइल और ड्रोन हमले शामिल हैं। पूर्वी सेक्टर में कार्रवाई। हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटों में 8 अलग अलग हमले किए, जिनमें इजरायली कब्जा वालों को निशाना बनाया गया। यह हमले मुख्य रूप से कफर कला, देर मिमास त्रिकोण क्षेत्र में केंद्रित रहे। मीडियान संवाददाता ने अनुसार हिजबुल्लाह ने पहले एक मिसाइल बैरेज के जरिए और फिर एक हमला करने वाले ड्रोन के जरिए 2 अलग अलग इजरायली समूहों को निशाना बनाया। इसके अलावा ख़याम कस्बे में 4 और दक्षिण ख़याम में 3 सैन्य ऑपरेशन समूहों को निशाना बनाया गया, जिसमें एक विशिष्ट मिसाइल से हमला किया गया। इबल अल सकी कस्बे के दक्षिण में वाहनों के एक समूह को भी ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। इन हमलों में हिजबुल्लाह ने प्रतिरोध के नए आयाम दिखाए हैं, जिनमें इजरायल के कब्जा बलों को बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह ने नुकसान पहुंचाया है। वहीं आप 13वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका का फोकस।
लेबनान इजराइल संघर्ष विराम के जरिए गजा में शांति प्रयास तेज कर दिए गए हैं। लेबनान में संभावित संघर्ष विराम समझौते की चर्चा के बीच अमेरिका अब गजा में जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए मध्यस्थता के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अमेरिकी मीडिया CNN के अनुसार व्हाइट हाउस के मध्य पूर्व विशेष दूत ब्रेट मैकगर्ग समय सऊदी अरब में मौजूद हैं। खबरों के मुताबिक उनकी ये यात्रा गजा में संघर्ष विराम के लिए संभावनाओं पर चर्चा करने के उद्देश्य से है। CNN ने बताया कि मैकगर्ग उनके क्षेत्रीय समक्ष लेबनान और इजराइल के बीच संघर्ष विराम समझौते पर चर्चा कर रहे हैं और यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह समझौता गजा में युद्ध विराम और कैदियों के समझौते जैसे मुद्दों में कैसे मददगार साबित हो सकता है। वहीं आप 14वीं और आखिरी खबर देख सकते हैं। गजा में अल-कसाम और अल-कुदूस के ताबड़तोड़ हमले। जी हां, गजा में बढ़ते संघर्ष के बीच कसाम ब्रिगेड ने मंगलवार को एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया। उन्होंने जबलिया के पूर्वी हिस्से में इजरायली सेना के एक समूह पर विस्फोटक से भरी इमारत गिराकर उन्हें निशाना बनाया, जिसमें कई सैनिक मारे गए और घायल हुए हैं। इसके साथ ही कसाम ब्रिगेड ने नेट सिराम इलाके में इजरायली नेतृत्व के नियंत्रण और स्थल पर रजूम कम दूरी की मिसाइलों से हमला किया। वहीं जबलिया में मार्कवा टैंक को P-29 मिसाइल से निशाना बनाया गया। कल रात कसाम के लड़ाकों ने एक इजरायली सैन्य वाहन को जमीन में लगाए गए बम से निशाना बनाया। आज सुबह जब इजरायली सेना वाहन को हटाने आई तो कसाम ब्रिगेड ने D9 बुलडोजर पर यासीन 105 रॉकेट से हमला किया, जो गजा के तल अल हवा इलाके दक्षिण में हुआ। दूसरी ओर सराय अल कुदूस ने 107 मिसाइलों से इजरायली तोपखाने के ठिकानों पर हमला किया है, जो फजा सैन्य क्षेत्र में स्थित है। गजा में इन बढ़ते हमलों से इजरायली सेना के नुकसानों को गंभीर रूप से बढ़ा दिया गया है, जिसकी तस्वीरें जंग के मैदान से आप लोगों के सामने रखी। रूस यूक्रेन में क्या चल रहा है और कैसे उथल पुथल पूरी दुनिया में इस जंग को लेकर के मची हुई है, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिए।